हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें अभी तक हमने चार्ज के बारे में बात की, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल कर रहे हैं, तो ये किस फोर्स से, कितने फोर्स से अट्रैक्ट और रिपल कर रहे हैं, तो इस बात को बताने के लिए हमारे आए कूलम सर। कूलम सर ने बताया कि जब दो चार्ज या तो वैक्यूम में रखे हो या फिर किसी मीडियम में रखे हो, उनकी फोर्स कैसे निकाली जा सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। मान लिया सबसे पहले हम बात करें कि दो चार्ज हैं, ये कहीं वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो जो इन पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, देखिए जरा। मान लिया ये जो Q1 जो Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो F, जो 2 पर फोर्स लग रही है 1 के कारण, वो है F21, और जो Q1 पर जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो है F12। तो ये जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स है, ये कब कैसे काम कर रही है, ये जो फोर्स है ये दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगती है, यानी इसकी बिल्कुल सीधी दिशा में, सीधी रेखा में लगती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो जो ये जो फोर्स है F, ये प्रोपोर्शनल होगी इन जो चार्जों का मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो फोर्स है वो दो चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी बात इन्होंने बताई, जो फोर्स है ना, फोर्स वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात। पहली बात बताई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो फोर्स है वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम चार्ज को, ये दो चार्ज है, अगर हम चार्ज को पास लाएंगे तो फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम चार्ज को दूर लेकर के जाएंगे तो फोर्स क्या होगी, घटेगी। समझ में आई बात। तो ये दो बात उन्होंने बताई, ठीक है। जो चार्जों का अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो किस किस बेस पर होगा, वो होगा कि चार्जों का जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों बातों को जब मिलाया गया आपस में, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बात निकल करके आई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो ये बात निकल करके आई। तो अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया गया K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये K क्या है, इस K के बारे में हम बात करते हैं। जो ये K है ना, ये है हमारे पास वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये जो K है ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। समझ में आई बात। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारे पास K का फॉर्मूला। अब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी होगी, वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। समझ में आई बात। यानी जो फोर्स था वो क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट। समझ में आई बात? अब यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट ये लेटर आया, ये नया लेटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। यानी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है एप्सिलॉन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या था कि जब हमारे दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे थे, मीडियम कोई प्रेजेंट नहीं था, यानी मीडियम क्या था? एयर मीडियम था। तो जब ये दोनों चार्ज एयर मीडियम में रखे थे, तब का फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के की जो वैल्यू है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर मीडियम हमारे पास एयर है, तो तब हमारे पास जो इसकी के की वैल्यू जो हो जाएगी, हम लेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9। अगर हमारे पास जब दो चार्ज, ये दोनों चार्ज कहीं तेल पानी कहीं किसी मीडियम में प्रेजेंट हो, तो तब के लिए हम क्या काम करेंगे? तब के लिए हम काम करेंगे कि जो के होगा वो होगा 1/4 एप्सिलॉन मीडियम, यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 एप्सिलॉन मीडियम। अब वेयर, वेयर जो एप्सिलॉन एम है, जो एप्सिलॉन एम है वो क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। समझ में आई बात? ये मीडियम की परमिटिविटी का मतलब होता है कि परमिशन देना, अलाउ करना किसी मीडियम में। अब ये जो यहां पर लिखा है ये है एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हमारे पास जो एप्सिलॉन एम का जो फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर वो होता है एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला किसका? परमिटिविटी ऑफ मीडियम का। समझ में आई बात? तो हमारे पास एप्सिलॉन आर क्या है? यहां पर एप्सिलॉन आर है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं यहां से रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहूं, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां से इसका फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहां पर देख रहे हो आप, तो एप्स जो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? देखो रेशियो में है तो कट जाएगी। तो ये यहां लिखेंगे नो यूनिट, नो यूनिट एंड डायमेंशनल, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला और ना ही कोई यूनिट है। तो यानी अगर हमारे पास जब दोनों चार्ज फ्री स्पेस में रखे हो, तब के लिए हम क्या लेना है? मतलब अगर हम बात करें कि जब व्हेन चार्ज प्रेजेंट इन फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस में रखे हो तो जो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास व्हेन चार्ज प्रेजेंट इन मीडियम, अगर मीडियम में प्रेजेंट हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या रखेंगे? देखो जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट हमने मीडियम रखा था, तो यहां रख देंगे एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आई क्या बात भाई? ये था जब चार्ज हमारे मीडियम में प्रेजेंट हो। ठीक है। अब
मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास मीडियम है उनकी जो परमिटिविटी होती है, कैसी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं कुछ लिख देता हूं, वैल्यू वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। जो रिलेटिव परमिटिविटी की कुछ वैल्यू होगी इन डिफरेंट मीडियम, ये क्या क्या होंगी भाई। अगर मैं बात करूं वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए होगी 1। अगर मैं बात करूं एयर के लिए, एयर के लिए होती है 1.00054। आप इसको एयर और वैक्यूम के लिए 1 ही मान सकते हैं, 1 ही मानना है। अब ग्लास के लिए, ग्लास के लिए जो होगी वो होगी हमारे पास 5 to 10, 5 से 10 के बीच में। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर की होती है 80। अगर मैं बात करूं आइस की, आइस की बात करूं तो उसकी होगी 5। अगर मैं बात करूं मेटल की, मेटल की बात करूं तो होगी इनफाइनाइट। तो ये कुछ रिलेटिव परमिटिविटी थी अलग अलग मीडियम में। अगर मैं वैक्यूम, अगर चार्ज मेरे वैक्यूम में रखे हो तो मैं वैल्यू लूंगा 1। अगर एयर में रखे होंगे तब भी 1। अगर ग्लास में रखे होंगे, ग्लास मीडियम में होंगे तो होगा 5 to 10 के बीच में ले लेंगे। अगर वाटर होगा तो 80 और आइस होगा तो 5 और मेटल होगा तो इनफाइनाइट। ये हमारे पास कुछ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज हैं। ठीक है, समझ आई बात, कोई दिक्कत। चलिए अब हमें बात करनी है एक न्यूमेरिकल, देख लेते हैं इसके ऊपर जरा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द चार्ज बिटवीन टू, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यदि हमारे जो दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस, मान ले ये डिस्टेंस थी पहले हमने आर, और हमने क्या कर दिया, उसको घटा करके हाफ कर दिया। अगर हमारे पास पहले डिस्टेंस आर थी तो आर को घटा करके कितना कर दिया, हाफ कर दिया। हाउ डज द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा कूलम लॉ के अनुसार। तो हमें पता है कि कूलम लॉ का फॉर्मूला कितना है, एफ भाई, एफ डिपेंड करता है रेडियस पर, उसकी सॉरी डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस पर वो जब डिपेंड करता है तो डिस्टेंस कितनी होती है, 1/r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्स है उसकी जो वो डिस्टेंस है वो r/2 हो जाती है, तो कितना होगा देखो, फोर्स, जो फोर्स बन रहा है न्यू फोर्स एफ डैश, वो हो जाएगा 1/r²/4। 4 को मैं ऊपर ले आऊंगा तो एफ 4f के बराबर हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है। समझ में आई बात। तो ये था इसकी बेस पर एक न्यूमेरिकल। तो इसमें कुछ और भी बातें हैं। अगर हम बात करें कि अगर ये दोनों चार्जेस हैं, अगर ये दोनों चार्जेस हैं, ये और ये दो चार्ज Q1 और Q2 थे, भी हम देख रहे थे, और इनके बीच की डिस्टेंस थी R। तो अगर हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू है, Q1 की वैल्यू 1 कूलाम हो जाए और Q2 की वैल्यू भी 1 कूलाम हो जाए, और इनके जो बीच की डिस्टेंस R वो 1 मीटर हो जाए, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F बराबर K की वैल्यू K Q1 Q2 बाई R²। फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो F बराबर K की वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू है 1 इंटू 1/1। तो कितना हो गया, तो जो फोर्स हो गया वो कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9, यानी किसके बराबर है, F बराबर आया K के। अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं दोनों अगर में 1 कूलाम हो जाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो जाती है, तो जो फोर्स लगेगा वो उसकी K की वैल्यू के बराबर ही रहेगा। तो ये था कूलम लॉ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो ये वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़नी है, वेक्टर फॉर्म तब पढ़नी है, अभी तो हमारे पास ये जो चार्ज थे, ये या तो चार्ज हमारे पास जो रखे हुए हैं इधर ऐसा रखे हैं। अगर हमें ये कह दे कि चार्ज कहीं भी रखा हुआ है, कोई चार्ज इस पॉइंट पर रखा हुआ, कोई चार्ज इस पॉइंट पर रखा हुआ, यानी अगर कोऑर्डिनेट दे दे चार्ज के, तो तब क्या हम करेंगे, तो इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए अगर हमारे पास मान लिया ये दो चार्ज है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हमारे दो चार्ज, ये है एक प्लस Q1 ये है, और एक है ये प्लस Q2 चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे हुए हैं, तो इन पर फोर्स कितना होगा, क्योंकि फोर्स हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी। तो मान लिया हमने जो, ये है आपके पास ओरिजिन, ओरिजिन से
जो हमारे पास पहला चार्ज है वो रखा हुआ है पोजीशन वेक्टर r1 पर, और दूसरा जो चार्ज है वो रखा है पोजीशन वेक्टर r2 पर। यानी r1 और r2 क्या है, r1 और r2 हमारे हैं पोजीशन वेक्टर, r1 और r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो मैं लिख देता हूं r1 एंड r2 इज पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये क्या दिखाते हैं कि लोकेशन दिखाते हैं कि ये Q1 और Q2 चार्ज है वो कहां रखे हुए हैं ओरिजिन से। तो R1 और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों लाइन इसको ज्वाइन कर लेते हैं इनके सेंटर से। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो F21 लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12। और हमने बात की कि अगर हम Q1 से Q2 की तरफ चल करके कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो होगा R12 इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर हम Q2 से Q1 की तरफ मेजर कर रहे हैं चल के तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R21, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो हमारे पास R12 एंड R21 इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब अगर मैं यहाँ फोर्स की वैल्यू निकाल लूं तो फोर्स बराबर एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एफ कौन सा फोर्स निकाल रहा हूं, अगर 1 2 वाला फोर्स निकाल रहा हूं तो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर। आर कौन है, आर तो 2 है भाई। अब ले कौन सी, तो जिस फोर्स जो फोर्स निकाल रहे हैं उसी के अलोंग हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ये वाली डिस्टेंस उसी की डायरेक्शन में। तो हम लेने पर डिस्टेंस R21 का स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन में दिखाने किस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ, ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ, तो हमें लिखाएंगे वेक्टर यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर कौन, यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में हमारे फोर्स की डायरेक्शन है, यानी एफ कौन सी 21 सॉरी R21 कैप। तो ये यूनिट वेक्टर क्या है, ये है एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो ये हुआ F1। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सोल्व करना चाहूं तो 1 R2 तो K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू, अगर मैं R21 की बात करूं तो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R21। तो मैं यहां रख देता हूं इस वैल्यू को, तो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉडुलस। तो यानी ये इसको F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब और इनटू हो जाएगा R21 वेक्टर। तो ये हमारे पास है Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज द्वारा लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं अगर सिमिलरली F21 पर निकालना चाहूं तो F21 पर हमारे पास हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये हमारे पास है F12। तो क्या ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं, जी हाँ, इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो कूलम्स लॉ जो है F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये जो फोर्स है ये क्या करते हैं, कूलम लॉ जो कूलम लॉ है वो क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। कूलम लॉ फॉलो न्यूटन्स लॉ ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कौन से लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है न्यूटन्स के। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। समझ में आई बात। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। और अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।